हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटर साइंस एग्जाम क्रैक चैनल। तो आज फिर इस वीडियो में मैं आपके लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चंस भी आपको पसंद आएंगे और ये वीडियो भी पसंद आएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट करने में कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा। मैक्सिमम शेयर कीजिएगा क्योंकि देखिए अभी एचटेट का एग्ज़ाम होने जा रहा है हरियाणा के अंदर। उसके बाद DSSB के TGT PGT के एग्ज़ाम भी होंगे, हरियाणा के अंदर भी PGT का एग्ज़ाम होगा। तो मैं चाहती हूँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं इन एग्ज़ाम्स के लिए, वहाँ तक ये क्वेश्चन पहुँचे और सब बच्चों को ये मिले ताकि उनका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। क्योंकि मेरी यहाँ पर इच्छा यही रहती है कि जितने भी मैं क्वेश्चन आपको यहाँ सॉल्व कराऊँ, वो एक कॉन्सेप्ट दूँ प्रॉपर जिसको आप कभी एग्ज़ाम में भूल ना पाओ। और जितने क्वेश्चन मैं यहाँ पर करा दूँ कि वहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आता है और उससे रिलेटेड मैं कई क्वेश्चंस आपको बताती हूँ, ठीक है? तो आप उन क्वेश्चंस को गलत ना करो। तो चलते हैं अपने नए क्वेश्चन के साथ। यस, दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। In which of the one of the following continuous process improvement is done? कौन से प्रोसेस मॉडल में आपके यहाँ कंटिन्यूस प्रोसेस होता है? ISO 9001 में, IRMMM के अंदर, CMM के अंदर और नन ऑफ दिस। ISO 9000, ठीक है, ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। इसमें कुछ रूल्स डिफाइन होते हैं जिनको हमारे जितने भी मॉडल्स होते हैं वो सबको फॉलो करना पड़ता है। सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है, कहीं पर भी अगर हम कोई प्रोडक्ट जो मार्केट में लेकर आते हैं तो उन पर हमें अप्लाई करना होता है। ISO स्टैंडर्ड फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद RMM, ये क्या होता है आपका? रिस्क मिटिगेशन मैनेजमेंट मॉनिटरिंग, ठीक है। तो ये मॉडल नहीं होता है, ये हमारे पास एक टेक्निक होती है, ठीक है। तो CMM क्या है नेक्स्ट आपके पास? कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल, ठीक है। कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल क्या है? ये लेवल में 1 by 1 लेवल में अपने प्रोसेस को, अपने सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव करता है लेवल बाय लेवल, ठीक है। इसके अंदर क्या होते हैं? 5 लेवल होते हैं, ठीक है। जो भी उसका नेक्स्ट लेवल होता है वो प्रीवियस लेवल का इम्प्रूवमेंट वर्जन होता है ताकि आप एक इम्प्रूव्ड सॉफ्टवेयर अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करा सको, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस इम्प्रूवमेंट के लिए CMM मॉडल जो है ये यूज किया जाता है। Our next question is the dash of a program or computing system is the structure of the system which comprise software components, the externally visible properties of these components and the relationship among them। देखिए डायग्राम क्या करता है? एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देता है, ठीक है। आपके RDBMS की, जिससे हम इजीली टेबल्स को कन्वर्ट कर पाते हैं। इसमें एंटिटी और एट्रीब्यूट्स का रिलेशनशिप शो करता है। डेटा फ्लो डायग्राम क्या करता है? ये डेटा के फ्लो का रिप्रेजेंटेशन करता है कि हाउ डेटा विल बी फ्लो फ्रॉम वन मॉड्यूल टू अनदर, ठीक है। सॉफ्टवेयर डिजाइन क्या करता है? इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं कि किस तरीके से आपको सॉफ्टवेयर को डिजाइन करना है। इसमें हमारे पास डिफरेंट टूल्स होते हैं और DFT एक उसमें उन्हीं में से एक टूल है। स्ट्रक्चर चार्ट है सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग के टूल, स्ट्रक्चर इंग्लिश या डिसीजन टेबल्स, ठीक है। हमारे पास एक ऑप्शन है C, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर क्या करता है? हमारा जो सिस्टम होता है, सॉफ्टवेयर होता है, उसको कंपोनेंट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। लाइक मेन कंपोनेंट आपका एक होता है, इस मेन कंपोनेंट को फर्दर हम डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, लाइक C1, C2 और C3 में। अब इन कंपोनेंट्स का स्ट्रक्चर क्या है? हाउ दीज कंपोनेंट्स आर रिलेटेड टू अदर कंपोनेंट्स, ठीक है, कि C1 C2 से किस तरीके से रिलेटेड और C1 C3 से किस तरीके से रिलेटेड है। ये सब हम डिस्क्राइब करते हैं सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के अंदर, ठीक है। सो ऑप्शन C विल बी करेक्ट। ये क्वेश्चन भी मुझे लगता है कि काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला, working software is not available until late in the process in waterfall model, prototype model, incremental model और evolutionary development model। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझना। वर्किंग सॉफ्टवेयर इज नॉट, वर्किंग सॉफ्टवेयर कब तक नहीं मिलता? जब तक लास्ट तक प्रोसेस के बाद तक आप नहीं मिलता, अंत में ही आपको एक प्रोसेस सॉफ्टवेयर मिलता है जिसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब वाटरफॉल मॉडल का पहले भी मैं काफ़ी वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ। वाटरफॉल मॉडल क्या होता है? सॉफ्टवेयर की जो यूज़र की जो रिक्वायरमेंट्स होती है उनको फ्रीज कर देता है, ठीक है।
एक बार रिक्वायरमेंट्स को फ्रीज करके उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ दीज रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और ये इन बिटवीन कभी भी आपके क्लाइंट से इंटरेक्ट नहीं करता। फाइनली जब आपका सॉफ्टवेयर तैयार हो जाता है, रेडी टू यूज हो जाता है, तब ये क्लाइंट को प्रोवाइड किया जाता है। तो आपको आंसर तो यहीं पे मिल गया होगा कि वाटरफॉल मॉडल एक ऐसा मॉडल है जहां पर आपको बीच में सॉफ्टवेयर देखने को नहीं मिलता, ठीक है। तो ऑप्शन ए तो आपका करेक्ट होगा ही होगा। एक बार हम जिक्र कर लेते हैं प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइप मॉडल में क्या होता है कि एक बार आपने यूजर से रिक्वायरमेंट ली, फिर आपने यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर बना दिया, प्रोटोटाइप बना दिया, ठीक है। उसको फिर आपने यूजर को यूज करने के लिए दे दिया, यूजर ने फिर से फीडबैक दिया, ठीक है। फीडबैक के बेस पर आपने उसके अंदर फिर इंप्रूवमेंट कर दी, यानी कि क्या होगा कि वर्किंग सॉफ्टवेयर आपको टाइम टू टाइम मिलता जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन के लिए तो रॉन्ग हो जाएगा। इंक्रीमेंटल के अंदर क्या होता है, एक मॉड्यूल बनाया, उसके बाद आपने दूसरा मॉड्यूल बनाया, फिर तीसरा मॉड्यूल बनाया, तो आप इसको फेजेस में कंप्लीट करते हैं इंक्रीमेंटल में, ठीक है। इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट मॉडल भी यही होता है कि इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट मॉडल में भी क्या करते हैं आप, एक बार आपने सारे के सारे जल्दी से जल्दी क्या करते हैं कि एसडीएलसी के स्टेप्स कंप्लीट किए, यूजर को दे दिया, ठीक है। फिर जो जो मॉडिफिकेशंस आते जाते हैं आप उनको करते जाते हैं, इवोल्यूशनरी होता है। यानी कि तीनों जो आपके सेकंड, थर्ड और फोर्थ है, तीनों जो आपके मॉडल है ये आपको बीच में ही सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करा देते हैं यूज करने के लिए, ताकि आप उनका फीडबैक दे सको। लेकिन जो वाटरफॉल मॉडल है ये लास्ट में कंप्लीट सॉफ्टवेयर आपको दिया जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज equivalence class partitioning is a testing method that divide the input domain of a program into classes of data from which test cases can be derived, ठीक है। तो इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग के अंदर क्या किया जाता है, एक प्रोग्राम को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3, और इन क्लास 1, 2 और 3 के हम टेस्ट केसेस डिराइव करते हैं, ठीक है। तो ये तो था इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग। अब हम देखते हैं कि टाइप कौन से। देखिए व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या करता है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का पहले भी मैं बता चुकी हूँ। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर क्या होता है, हमारे पास पाथ टेस्टिंग होती है जिसमें हम कोड की टेस्टिंग करते हैं, सिंपल सी बात है, जिसमें हम सोर्स कोड को चेक करते हैं, वो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग होती है। पाथ टेस्टिंग ले लेते हैं आप, इसके अंदर स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं, लूप चेक करते हैं आप, कंडीशंस चेक करते हैं, ठीक है। यानी कि आप सोर्स कोड को देख के चेक कर रहे हैं। लेकिन ब्लैक बॉक्स का जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ब्लैक बॉक्स में क्या होगा, आपको इनपुट पता है, आपको आउटपुट पता है, लेकिन इस बॉक्स के अंदर क्या हो रहा है ये आपको नहीं पता, ये है ब्लैक बॉक्स। और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की जो टाइप होती है, एक तो होती है आपकी बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस और सेकंड होती है आपकी इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग, ठीक है, क्लास पार्टीशनिंग। रिग्रेशन टेस्टिंग मेंटेनेंस टेस्टिंग होती है, जिसके अंदर हम जब कोई चेंजेस आता है उसके बाद दोबारा से हम टेस्टिंग करते हैं, उसको रिग्रेशन टेस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा। Our next question is equivalence class partitioning approach is used to divide the input domain into a set of equivalence classes so that if a program works correctly for a value then it will work correctly for all other values in that class. This is used. देखिए अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग को पढ़ा था, ठीक है। सेम चीज है कि आपके पास जो इनपुट डोमेन हो गया, आपके पास जो प्रोग्राम होगा उसको आपने क्लासेस में डिवाइड कर दिया, इतना हमने पढ़ा था, ठीक है। अब हर एक क्लास के हम क्या करते हैं, टेस्ट केसेस डिफाइन करते हैं। एक टेस्ट केस यहाँ से ले दिया, दूसरा टेस्ट केस हमने क्लास 2 से बना दिया, तीसरा टेस्ट केस क्या हमने क्लास 3 से बना दिया, ठीक है। तो इसका पर्पस क्या होता है, देखिए सबसे बड़ा पर्पस क्या होता है इसमें, देखिए टू पार्टीशन द प्रोग्राम इन द फॉर्म ऑफ क्लासेस, ये तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। सेकेंड है इसके अंदर टू रिड्यूस द नंबर ऑफ टेस्ट केस रिक्वायर्ड। थर्ड है फॉर डिजाइनिंग टेस्ट केसेस इन व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग और ऑल ऑफ द। देखिए बच्चों यहाँ पर आपको जो है कि दो ऑप्शन जो ए और बी है ये दिए गए हैं और आपको लगता है कि इनमें से ए भी ठीक है बी भी ठीक है, लेकिन हमें ऐसे
ऑप्शंस में, ऐसे क्वेश्चंस में हमें जाना पड़ता है बेस्ट एक्यूरेट आंसर की तरफ, ठीक है। तो बेस्ट एक्यूरेट क्या होगा, देखिए क्लास 1 से भी हमने एक ही टेस्ट केस बनाया था, क्लास 2 से भी, क्लास 3 से भी, यानी कि हम क्या करें यहाँ पे टेस्ट केसेस को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो जो मेन पर्पस होता है इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग का, वो होता है टू रिड्यूस द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। सो ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा। Our next question is in dash module A and B make use of a common data type but perhaps perform different on it। देखिए यहाँ पर हम कपलिंग के बारे में कह रहे हैं। पहले तो आप कपलिंग समझ लो, कपलिंग क्या होता है, इंटरडिपेंडेंस अमंग मॉड्यूल्स, ठीक है। इंटरडिपेंडेंस अमंग मॉड्यूल क्या होता है, कपलिंग होता है। अब डेटा कपलिंग के अंदर क्या करते हैं, डेटा कपलिंग के अंदर हम यहाँ पे डेटा की शेयरिंग करते हैं, ठीक है, डेटा को शेयर करते हैं, फाइन। स्टाम्प कपलिंग में हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टाम्प कपलिंग में हम यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर को शेयर करते हैं। वहां पे सिर्फ हम डेटा को शेयर करते हैं, यहाँ पे हम डेटा स्ट्रक्चर शेयर करते हैं, ठीक है। कंट्रोल कपलिंग में हम क्या करते हैं, कंट्रोल कपलिंग एक बिल्कुल डिफरेंट टाइप की कपलिंग है, जहां पर आपको लाइक आपके पास दो मॉड्यूल है M1 और M2। M2 को रन करने के लिए आपको M1 की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कंट्रोल कपलिंग होगी कि M1 के पास M2 का कंट्रोल है, ठीक है। और एक कंटेंट कपलिंग क्या है, एकदम से डिफरेंट हो जाएगा। इसमें हम टोटली क्या करते हैं, कंटेंट को चेंज कर सकते हैं एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल के अंदर जाकर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दोबारा से पढ़ लेते हैं। इन डैश मॉड्यूल ए एंड बी मेक्स यूज ऑफ कॉमन डेटा टाइप। कॉमन डेटा तो देखो डेटा कपलिंग के अंदर भी है और स्टाम्प कपलिंग के अंदर भी है, बट परहैप्स परफॉर्म डिफरेंट ऑन इट, ठीक है। अभी मैंने बताया कि डेटा कपलिंग में तो आप डेटा को शेयर करते हो, ठीक है। स्टाम्प कपलिंग में हम डेटा स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं, तो डेटा स्ट्रक्चर को हम दूसरे मॉड्यूल में ले जाकर उसका दूसरे फंक्शन के लिए, दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो जो स्टाम्प कपलिंग होगा इसका एक्यूरेट आंसर होगा, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा आपको, लेकिन आपको इनकी डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। डेटा कपलिंग मतलब सिर्फ डेटा, जिससे आप एक डेटा पास कर देते हैं, जैसे हम वो आर्ग्यूमेंट पास कर देते हैं, पैरामीटर्स पास कर देते हैं, वो तो होती है डेटा कपलिंग, ठीक है। स्टाम्प कपलिंग में क्या करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर पास कर दिया, दूसरा मॉड्यूल सेम डेटा स्ट्रक्चर पर कुछ वैल्यूज को चेंज करके अपने लिए वर्क परफॉर्म करवा सकता है, ठीक है। तो डिफरेंट पर्पस के लिए हम सेम डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पर यूज कर रहे हैं, इसलिए ये स्टाम्प कपलिंग होगा, ठीक है। यहाँ से एक चीज और मैं आपको एक क्वेश्चन और बताती हूँ कि कई बार एग्जाम में आ जाता है कौन सी कपलिंग जो होती है लिस्ट प्रेफरेबल होती है और कौन सी कपलिंग हाई प्रेफरेबल होती है, ठीक है। लिस्ट प्रेफरेबल के अंदर क्या होगा, लिस्ट प्रेफरेबल कपलिंग होती है आपकी कंटेंट कपलिंग। क्या आप चाहेंगे कि एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में आप उसके कंटेंट को चेंज कर पाओ? अगर आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि आप मॉड्यूल में जाकर उसके कंटेंट को चेंज कर पाएंगे, तो उसकी तो सिक्योरिटी बिल्कुल खत्म है। ऐसा हम किसी भी सॉफ्टवेयर में नहीं चाहेंगे, तो ये लिस्ट प्रेफरेबल कपलिंग होती है। और डेटा कपलिंग क्या होती है, डेटा कपलिंग हाईली प्रेफरेबल होती है, हाईली प्रेफरेबल कपलिंग होती है, ठीक है, जिसमें हम आर्ग्यूमेंट्स को, पैरामीटर्स को पास करते हैं, ठीक है। तो डेटा कपलिंग हाईली प्रेफरेबल और कंटेंट कपलिंग लिस्ट प्रेफरेबल, इसको भी याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है। Our next question is improving processing efficiency or performance or restructuring of software to improve the changeability is known as। देखिए क्वेश्चन को पढ़ो। इम्प्रूव प्रोसेसिंग एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए, परफॉर्मेंस और रिस्ट्रक्चर करने के लिए सॉफ्टवेयर को आप चेंज करते हैं, तो वो कौन सी मेंटेनेंस है। करेक्टिव मेंटेनेंस में हम एरर्स को करेक्ट करते हैं, टू करेक्ट एरर्स, ठीक है। अडेप्टिव मेंटेनेंस में हम आफ्टर डिलीवरिंग द सॉफ्टवेयर, आफ्टर डिलीवरी हम अपने सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव करते रहते हैं
कि जो न्यू चेंजेस हैं एनवायरनमेंट के अंदर, चेंजेस इजीली अडेप्टेड। ठीक है, तो इस तरीके से हम अडेप्टिव मेंटेनेंस करते हैं कि डिलीवरी के बाद अगर एनवायरनमेंट में चेंज आ जाता है तो भी आपका जो सॉफ्टवेयर है उसको इजीली अडेप्ट कर पाए। ठीक है, तो उसको अडेप्टिव मेंटेनेंस बोलते हैं। परफेक्टिव मेंटेनेंस, परफेक्टिव का मीनिंग क्या है कि हमें एफिशिएंसी की जरूरत होती है। ठीक है, परफेक्टिव मेंटेनेंस हम किसे बोलते हैं कि डिलीवरी के बाद भी आपका जो सॉफ्टवेयर है वो एफिशिएंट रहे हर तरीके से। ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहे, इसलिए हम कोई भी चेंज अगर आप करते हैं तो भी उस पर कोई इफेक्ट नहीं जाना चाहिए, उसी एफिशिएंसी के साथ आपका जो सॉफ्टवेयर उसको रिस्पॉन्स करना चाहिए। ठीक है, तो परफेक्टिव मेंटेनेंस होगा जो इसका करेक्ट आंसर होगा। और कोड मेंटेनेंस होती ही नहीं, हमारे पास 3 ही टाइप की मेंटेनेंस की टाइप्स होती हैं, करेक्टिव, परफेक्टिव और एडेप्टिव मेंटेनेंस। फाइन।